हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 24। इसके पहले के सेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रख के ही क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और किस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए। और आपको इसका पीडीएफ हमारे रैंकर्स नामा के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे ये क्लास भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड या सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण बना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लक्ष्य के बाद महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू करी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब देखिए, क्वेश्चन में तो बस इतना ही लग रहा है कि दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इसमें और भी कई क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर्स में, कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रखा गया। ठीक, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 1929 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप ऐसे भी पढ़ेंगे। फिर इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि दांडी यात्रा कब से कब तक चली, या दांडी यात्रा की शुरुआत कब से हुई। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें डेट्स लिख देगा और आपको उसमें से सही चूज करना रहेगा। तो दांडी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा की शुरुआत कब से हुई थी? 12 मार्च 1930। और खत्म कब हुई थी ये? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। ठीक है, और फिर यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो आप इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन और पढ़ चुके हैं। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ बताए गए हैं उनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला ये कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई 12 मार्च 1930 से, और दांडी यात्रा खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शिवाजी समिति, अनुशीलन समिति या मातृवेदी? कौन सा संगठन रामप्रसाद बिस्मिल जी से संबंधित नहीं था? तो ये था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति मुख्यतः बंगाल का संगठन था और इसका रामप्रसाद बिस्मिल जी इससे संबंधित नहीं थे। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1924 में। ये नोट कर लीजिए आप, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और रामप्रसाद बिस्मिल जी इसमें एक संस्थापक सदस्य थे। इनके अलावा और कौन कौन था संस्थापक सदस्यों में? एक तो रामप्रसाद बिस्मिल जी हो गए, और कौन था? सचिन नाथ सान्याल, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, जोगेश चंद्र चैटर्जी और रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक, अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की, नोट कर लीजिए इसको। अगर हम बात करें अनुशीलन समिति की,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902 को। किसके द्वारा करी गई थी? 24 मार्च 1902 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। किसने करी थी? प्रमथनाथ मित्र ने, जिनको पी मित्रा भी कहते हैं। प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु और अरविंदो घोष। अरविंदो घोष, नोट कर लीजिए इसको अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कोलकाता में प्रमथनाथ मित्र, सतीश चंद्र बसु और अरविंदो घोष के द्वारा करी गई थी और 1905 में पुलिन बिहारी दास द्वारा इसकी ढाका में एक स्थापना करी गई थी। पुलिन बिहारी दास के द्वारा ढाका में इसकी एक शाखा की स्थापना करी गई थी। नोट कर लीजिए इसको। तो आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंधित नहीं था? तो अनुशीलन समिति नहीं था, बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी था, शिवाजी समिति भी था और मातृवेदी भी था। महात्मा गांधी भारत के डैश के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकरण के, तीव्र औद्योगिकरण के, औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति के या औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति के? तो महात्मा गांधी भारत के तीव्र औद्योगिकरण के विरोधी थे। अगर आप महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पढ़ते हैं तो उसमें इसके बारे में बताया गया है। इनकी पुस्तक अगर आप हिंद स्वराज पढ़ते हैं, हिंद स्वराज, गांधी जी तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न होगी। थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? थोसेघर वाटरफॉल स्थित है महाराष्ट्र में। देखिए ये है थोसेघर वाटरफॉल। थोसेघर वाटरफॉल भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक जलप्रपात है और जो दूध सागर जलप्रपात है वो कहाँ पे है? गोवा में है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। और जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल जिसको कहते हैं वो कर्नाटक में है, ये भी पूछा जा चुका है। और डुडुमा वाटरफॉल ओडिशा में है। थोसेघर महाराष्ट्र में है, दूधसागर गोवा में है, जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है और डुडुमा ओडिशा में है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डैश और बांग्लादेश में डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसमें तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है और यह नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। फिर आगे चल के ये मेघना नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? गंगा, नर्मदा, यमुना, कोसी या उपयुक्त में से कोई नहीं?
तो कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी रिवर को। कोसी रिवर को बिहार का शोक कहा जाता है। यह उपाधि इस नदी को इसके विनाशकारी बाढ़ और अनियमित प्रवाह के कारण दी गई है, जो बिहार के लोगों के जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव डालती है। और कोसी नदी तिब्बत के हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी तिब्बत के हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए फिर ये बिहार में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? माउंट डियावेलो, माउंट थ्रिलर, सैडल पीक, माउंट कोयोब या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सी चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में है? तो यह है सैडल पीक। देखिए, सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में है। यह 732 मीटर की ऊंचाई के साथ इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी डिगलीपुर के पास स्थित है और इसके चारों ओर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। ये याद रखिएगा। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये सेंट्रल है और ये साउथ है अंडमान का। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्थ में ये सैडल पीक है, यहाँ पे हैवलॉक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, देवेंद्र मुनेन्द्र कक्कम या बहुजन समाज पार्टी? कौन सी इसमें में से नेशनल पार्टी नहीं है? तो इसमें देवेंद्र मुनेन्द्र कक्कम ये नेशनल पार्टी नहीं है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में नेशनल पार्टीज 6 हैं। कौन कौन सी? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इसमें बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी और नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी की 2013 और आम आदमी पार्टी की 2012 में हुई थी। अब बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है हाथ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है हथौड़ा, हंसी और तारा और नेशनलिस्ट पीपल पार्टी का क्या है चिन्ह? पुस्तक और आम आदमी का क्या है? झाड़ू। इसमें अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, इसमें नहीं, सबसे पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, $1885, ये पहली हो जाएगी। फिर दूसरी हो जाएगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 1964 है ये, ठीक है। ये पहली है, ये दूसरी है, फिर इसके बाद में ये तीसरी है भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये चौथी है, फिर इसके बाद में आम आदमी पार्टी पांचवी और फिर नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में ये है सीक्वेंस अगर हम इनका देखें तो। बाकी आप इन 6 के नाम याद रखिएगा। बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान क्या लागू होता है? अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 358 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान होता है अनुच्छेद 359। भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आपातकाल के दौरान लागू होता है। ये राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार देता है। सिर्फ 2 मौलिक अधिकार आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये निलंबित नहीं होते हैं, बाकी आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 358 है ये केवल बाह्य आपातकाल में ही लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 359 ये बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के आपातकाल में लागू होता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
कि 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ये संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया था? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सी 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सारी जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सारी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। अब देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था या जब मूल संविधान था उसमें केवल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर इसके बाद सबसे पहला जो भाषा जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है सबसे पहले। 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, इसके द्वारा नमक को जोड़ा जाता है। नमक क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इनको जोड़ा जाता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड S फॉर संथाली। सो ये सब मिला के वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? तो ये टोटल है इस समय 22। एट प्रेजेंट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नोट कर लीजिए इसको। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नमक जोड़ा जाता है, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा BDMS जोड़ा जाता है, B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली एंड S फॉर संथाली। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वर्तमान में। देखिए 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर? तो अंगूर की खेती को हम लोग विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। देखिए अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। और मछली पालन को क्या कहते हैं हम लोग? पिसिकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। और बागवानी को हॉर्टिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती, मछली पालन पिसिकल्चर, रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर और बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रसायन विज्ञान, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या क्रोमेटोग्राफी? चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को क्या कहते हैं हम लोग? कीमोथेरेपी कहते हैं। और रसायन विज्ञान किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना परिवर्तन, क्रिया प्रतिक्रिया इन सब का अध्ययन किया जाता है। और कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी के द्वारा कुछ केमिकल्स को बॉडी में इंजेक्ट डाला जाता है जिससे कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। और ये दवाएं जो होती हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा जो दवाएं दी जाती हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती हैं ताकि कैंसरस सेल को खत्म कर सकें वो। तो कीमोथेरेपी के द्वारा जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको समाप्त किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी शारीरिक चिकित्सा, व्यायाम, मसाज आदि के द्वारा रोगों को ठीक किया जाता है या उनका निदान किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन, पदार्थों की अधिशोषण क्षमता इसके तहत इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? के, डी, ई या ये सभी? इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। एक तो आपको ये पता होगा कि 2 तरीके के विटामिन होते हैं। एक होता है मतलब दो, अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो 2 होता है। एक फैट सोल्यूबल्स होते हैं और एक वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल्स कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। फिर ये देखिए यकृत में लोहे और तांबे के साथ विटामिन ए, डी, ई, के और B12 जमा होते हैं और यकृत विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में भी मदद करता है। और यकृत शरीर का एक अंग है जो कि केवल कशेरुकी प्राणी में पाया जाता है और इसका कार्य विभिन्न चयापचयों का शुद्धिकरण करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना। मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि कौन कौन सा इसमें जमा होता है, तो ए, डी, ई, के होते हैं। संतरे में बहुतायत में क्या मिलता है? विटामिन ए, बी, सी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो संतरे में बहुतायत में विटामिन सी मिलता है। जितने खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है और ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। संतरे में बहुतायत में विटामिन सी होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर आपको सारे विटामिन अच्छे से पढ़ने हैं तो हमारे चैनल पे 1 टॉपिक 1 क्लास के तहत सारे विटामिन को पढ़ाया गया है कि उसका रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उसके स्रोत क्या होते हैं। तो आप उसको जाके देख सकते हैं और सारे विटामिन अपने तैयार कर सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी होता है। हाइपो कोबालमिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हाइपोकोबालमिनेमिया कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। याद रखिएगा क्या नाम है?
हाइपो कोबाल मिने मिया। अभी हम लोग ने पढ़ा विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन के की अगर कमी रहेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिससे अधिक रक्त बहने की वजह से मृत्यु हो सकती है। रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अब हम कुछ और देख लेते हैं विटामिन बी के, कुछ और विटामिन देखते हैं। जैसे विटामिन बी में एक विटामिन बी1 होता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या होता है, शरीर के भार में कमी आ जाती है। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, इसकी कमी से पेलेग्रा होता है। ठीक, तो इसमें रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए। बी1 थायमिन, बी2 राइबोफ्लेविन और बी3 नियासिन। फिर बी6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन, इसकी कमी से अरक्तता होती है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। विटामिन बी7 बायोटिन, बायोटिन ये बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए होता है ये। और इसकी कमी से क्या होता है, भूख भी कम लगती है और रक्त शून्यता होती है। बी9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड, इसकी कमी से भी रक्त अल्पता होती है। और बी12 इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालमिन, और इसकी कमी से भी अरक्तता होती है। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, मानव पशु संघर्ष, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग या स्थानिक रोग। किसके कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, तो यह है ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस एमिशन के कारण। देखिए, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो दुनिया के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्थान, जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट है वो बहुत तेजी से परिवर्तित होगा और बहुत सारे जानवरों के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी में बहुत ज्यादा जानवर और बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा स्थान सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों के भीतर इसको रखने का उद्देश्य रखा गया है, जिसके तहत वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है। ठीक है, और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था पेरिस एग्रीमेंट? इसको अडॉप्ट किया गया था, पेरिस एग्रीमेंट को, इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 12 दिसंबर 2015 को COP21 में, जो कि पेरिस में हुआ था। नोट कर लीजिए इसको। एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, ये कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन या इको फ्रेंड? तो इसका क्या होगा, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है।
इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य अमेरिका द्वारा अलास्का में किए जाने वाले नाभिकीय परीक्षण का विरोध करना था। और ग्रीन पीस का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कि ग्रीन पीस का वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, आम्स्टरडैम नीदरलैंड में। और ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना मई 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मई 2001 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, बैंगलोर कर्नाटक में। ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, वो क्या कहलाती है? स्पीशीज whose presence indicates the presence of a set of other species and whose absence indicates the lack of that entire set of species is known as keystone, known as indicator species, संकेतक प्रजातियां। देखिए, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति उस प्रजाति के पूरे समूह को इंगित करती है, वो क्या कहलाती हैं? संकेतक प्रजातियां। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो प्रेजेंट रही तो मतलब ठीक है सब, उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर उसमें से कुछ भी गायब होने लगी, कोई स्पीशीज गायब होने लगी, तो मतलब कि उसमें कुछ खतरा है, उस चीज में कुछ दिक्कत है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संकेतक प्रजातियां कहते हैं। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये है तमिलनाडु में। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे छोटा जल पक्षी अभ्यारण्य है। इसे 1928 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? सादर प्रणाम, आपका प्रिय, भवदीय या आपका आज्ञाकारी। एक औपचारिक पत्र में, ऑफिशियल लेटर में समाप्ति के पहले, जैसे मान लीजिए ये स्टार्ट किया, ये लेटर एक, इसको शुरू किया, ये स्टार्ट किया, यहाँ पे लेटर शुरू किया, लिखा लिखा लिखा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कौन सा कथन प्रयुक्त होगा? यहाँ पे, तो ये है भवदीय। नाम के ऊपर भवदीय कथन उपयुक्त होगा। मुख्य रूप से पत्रों को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। तो अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें तो वहां पे भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। भवदीय शब्द का प्रयोग समाप्ति के पहले हस्ताक्षर और नाम के ऊपर प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे डीओ का फुल फॉर्म क्या है? डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? यह है डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ लेटर का पूर्ण रूप है डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ लेटर कैसा पत्र होता है? यह अर्धशासकीय पत्र होता है और ये सरकारी पत्र का ही एक टाइप होता है। क्या होता है ये? जब किसी आवश्यक कार्य की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट करना होता है, तो सरकार के किसी आदेश का शीघ्रता से पालन करना होता है, किसी विभाग से कोई जानकारी अविलंब लेनी होती है, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं और इसमें औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता है। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो यह पत्र किस प्रकार का कहलाएगा? यह पत्र व्यक्तिक पत्र कहलाएगा। किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, तो यह पत्र व्यक्तिक पत्र कहलाएगा। व्यक्तिक पत्र
और अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, यानी कि मेनली इनको व्यक्तिगत मामलों में या पारिवारिक सदस्यों, मित्रों और अपने अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है, इसलिए ये अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल। इसके अलावा देखिए, सूक्ष्म का विलोम स्थूल है। क्षीण का क्या हो जाएगा? पुष्ट। पतला का क्या हो जाएगा? मोटा। बारीक का क्या हो जाएगा? बारीक का भी मोटा होता है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है? सहज मार्ग, सुमार्ग, आमार्ग या कुमार्ग? तो सन्मार्ग शब्द का विलोम है कुमार्ग। सहज मार्ग का असहज मार्ग होगा। भारत में एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? शिमला, श्रीनगर, देहरादून, दिसपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। ये देखिए, ये है फॉरेस्ट, कहाँ पे है ये? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई। एफआरआई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर? कहाँ पे है ये? कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा। ये देखिए, अलाई दरवाजा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी के लगभग करवाया था। और कुतुब मीनार परिसर में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी है। यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बंडा और एक समान आकार देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? गीला उपचार, सूखा उपचार, घोल विधि, बीज पेल्टिंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको एक समान आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है सीड ड्रिल और बीज उपचार। यंत्रीकृत बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए बीजों को बड़ा और एक समान आकार देने के लिए सीड ट्रीटमेंट और सीड ड्रिल जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। गंधी बग निम्नलिखित में से किस फसल के रूप में पहचाना गया कीट है? गंधी बग। कपास, गेहूं, सरसों, चावल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गंधी बग चावल का बग है। गंधी बग या गंधी कीट धान या चावल की फसल को प्रभावित करने वाला कीट है। ये फसल की बाली निकलते समय उनको चूस कर खोखला और हल्का बना देता है, और इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल, फेरोमोन ट्रैप और रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जानी जाती है और फसल चक्र में इसका प्रयोग किया जाता है? चना, मक्का, सरसों, गन्ना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या फसल चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल प्रयोग की जाती है? चने की। मैम को भेजिए। चना अपनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के लिए जाना जाता है और फसल चक्र में प्रयोग भी किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्य रूप से दलहनी फसलें करती हैं, जो कि राइजोबियम जीवाणु के साथ जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी के लिए उपयोग में बदल देती है। और दलहनी फसलों में और क्या क्या शामिल है चना के अलावा? मटर, अरहर, उड़द और मसूर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत है? पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट, कोदो मिलेट या उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सी इसमें से स्मॉल मिलेट या लघु मिलेट के रूप में वर्गीकृत है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कोदो मिलेट। कोदो मिलेट को लघु या मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि जो बाजरा, ज्वार और रागी होता है ये बड़े मिलेट की श्रेणी में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक होता है छोटे मिलेट और एक होंगे बड़े मिलेट।
तो बड़े मिलेट में क्या क्या शामिल होगा? बाजरा, ज्वार और रागी। और छोटे में क्या होगा? कोदो। नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम आपसे डिस्कस करेंगी, जिसमें आपको कंप्यूटर, यूपी स्पेशल, डीआई वो बताएंगी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस आपको आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्ज़ाम में मदद करेगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स आप देने जा रहे हैं लेखपाल का, उसमें भी और लोअर पीसीएस में भी आपको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका फॉर्म आपको मई में भरना है और उसका जो सिलेबस है वो लेखपाल के ही सिलेबस से मिलता जुलता है। बस उसमें आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की जगह 10 क्वेश्चन में एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ना है, सामान्य गणित और सामान्य बुद्धि परीक्षण। 10 नंबर ये है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना, उसमें मैथ्स और आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। और उसमें पॉलिटी 10 नंबर की कर दी गई है, इकोनॉमी जो है वो 10 नंबर की कर दी गई है, और जो हिंदी का सेक्शन है वो 5 नंबर का कर दिया गया है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखिए, आप हिंदी का सिलेबस पूरा सेम है जो लेखपाल में है, जो वहाँ पर है, तो बस उसमें 10 क्वेश्चन आने, इसमें 5 आने हैं। सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, डिटेल सिलेबस जो है वो सेम है। बस इसमें आपको डीआई की जगह पे एप्टीट्यूड और मैथ्स पढ़ना है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्लासेस आपको लोअर पीसेस के लिए भी हेल्प करेंगी। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन का संचालन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। कोई भी स्कीम अगर सरकार लेकर आती है तो वो स्कीम कब आई, वो स्कीम की मंत्रालय कौन सा है, जो उसकी नोडल एजेंसी है, जो उसको क्रियान्वयन करता है उसका। ठीक है, और ये स्कीम का टारगेट एरिया कौन सा है, गांव के लिए है कि शहर के लिए है, किन जनता के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए है या सामान्य जनता के लिए, या महिलाओं के लिए है या बच्चों के लिए है। तो ये सारे सेक्टर आपको पता होने चाहिए। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको कौन चलाता है? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन की अगर आप बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। तो शुरुआत कब हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की? देखिए, स्वच्छ भारत मिशन SBM ऐसे लिख देते हैं, ये 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा। अक्सर जो स्कीम बहुत फेमस रही और बहुत उसने, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन स्कीम आने से देश में स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया गया। आप पहले रेलवे स्टेशन पे जाते रहे होंगे तो बहुत गंदे हुआ करते थे, पर अब वो बहुत साफ होते हैं। ऐसे शहर साफ होने लगी, नगर पालिका बहुत अच्छा काम करने लगी, इसलिए ये स्कीम जो है ये बहुत सक्सेसफुल हुई। तो इस स्कीम ये कब आई, ये जरूर इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती थी, तो उस दिन आई, बस 2014 याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें क्या था, इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त। ठीक है, तो जो क्या है कि पहले गांव में लोग खुले में शौच जाते थे, या शहर के किनारे आप रेलवे स्टेशन की पटरियों पर देखें तो पहले बहुत सारे लोग वहां पॉटी करते रहते थे, वहां पॉटी पड़ी रहती थी। तो वो चीज को हटाने के लिए कि कोई खुले में शौच नहीं जाएगा, हर घर शौचालय, इस तरह की चीजें चलाई गई। ठोस और तरल अपशिष्ट, देखिए जो भी अपशिष्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। हर रोज देखिए, कूड़ा निकलना तो आप रोक नहीं सकते हैं, घर में जो भी लोग रहते हैं, आप कुछ भी बनाएंगे तो उसमें वेस्टेज, सब्जी काटेंगे तो सब्जी का छिलका जो निकलेगा तो वो वेस्टेज ही तो है। तो उसको, अपशिष्ट को कैसे मैनेज किया जाए वो भी इसमें ध्यान दिया गया। ठीक, तो ये आता है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, देखिए स्वच्छ भारत मिशन है तो मंत्रालय कौन सा होगा? स्वच्छता। और इसमें हम जो अपशिष्ट का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो इसलिए पेयजल और स्वच्छता जो मंत्रालय है वो इस पे काम कर रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर आने जाने की मुफ्त सुविधा, मुफ्त दवाएं, मुफ्त रक्त, मुफ्त आहार प्रदान करती है। ठीक है, मुफ्त जांच भी होती है, फ्री जांच होगी, फ्री दवा दी जाएगी, आने जाने के लिए जो भी जरूरत होगी वो दी जाएगी। तो वो कौन सी स्कीम है जिसके द्वारा ये किया जाता है? जननी शिशु सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्राम स्वास्थ्य सुरक्षा और पोषण समिति, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, इसमें से कौन सी है?
तो आप देखेंगे कि जननी शिशु सुरक्षा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जननी की भी सुरक्षा कर रहे हैं और शिशु की भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को आने जाने का पैसा, ठीक है, उनकी दवा का पैसा, उनके भोजन का पैसा, उनकी जांच का पैसा, ये सब नहीं देना पड़ता था, वो सरकार देती है, सब मुफ्त होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये स्कीम कब आई, 2001 जून 2011 को। तो इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 2011 में ये स्कीम आई थी। और आप देखिए एग्जाम 2020-21 में हो रहे हैं, 22 में हो रहे हैं, 23 में हो रहे हैं, आज 26 चल रहा है, आप 26 में भी एग्जाम देने जाएंगे, फिर भी आप 2011, 1995 ऐसी स्कीम्स जिन्होंने जनता पर, लोगों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, वहां के लिए वो स्कीम आज भी आपके लिए रेलेवेंट है, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये चीज ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया। तो हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों अलग अलग है, कब शुरू किया गया, तो देखिए दूसरा चरण इसलिए शुरू किया गया, खुले में शौच मुक्त स्थायित्व प्राप्त करना, ठीक, ये चीज, ठोस और तरल अपशिष्ट का मैनेजमेंट करना, ये चीज था। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 2024-25 तक लागू रहा, पर शुरू कब किया गया, ये शुरू किया गया था 2020 में। तो 2020 में हमने शुरू किया चरण 2, और शुरुआत कब हुई थी, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2014 में, 2 अक्टूबर, ये याद रखिएगा। इसका टाइम दूसरा चरण इसलिए पूछ लिया गया क्योंकि उस समय एग्जाम इसी के आसपास हुआ था, तो जो चीजें भी न्यूज में रहती हैं उनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल है। उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल, तो हमने आपको कंप्यूटर के सेक्शन में या बताया था कि जो ई लिखा रहता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं उस पहल का क्या नाम है, ये जो उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश HIMS लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचकांक सूचना प्रणाली। तो इसमें जो ये HIMS है ये उत्तर प्रदेश की ई स्वास्थ्य पहल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए बनते हैं क्योंकि देखिए जो अवध का शासन रहा उससे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चित्रकला, त्योहार, मेले, महोत्सव, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक है, 20 क्वेश्चन यूपी के आने हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिए। तो देखिए सबसे पहले लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के नवाब असफुद्दौला के टाइम पे हुआ। तो ये अवध के नवाब असफुद्दौला है, इन्हीं के टाइम पे चित्रकला शैली का विकास हुआ। लखनऊ में चित्रकला की वाज एवं टप्पा नामक 2 शैलियां विकसित हुई। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो वाज और टप्पा शैली है वो किससे संबंधित है, तो वो लखनऊ की चित्रकला से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। यह शैली मुख्य रूप से अवध के नवाबों के संरक्षण और प्रोत्साहन में फली फूली, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर आपसे पूछ ले जो वाज एवं जो टप्पा है ये शैली किस शैली से का पार्ट है, तो ये है, अगर आप देखेंगे तो ये चित्रकला शैली का पार्ट है। और चित्रकला शैली कौन सी, जो लखनऊ की चित्रकला शैली है, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए फेमस है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने ODOP एक क्लास हमारी देखी होगी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो बहुत फेमस, उस जिले के सबसे फेमस उत्पाद को उस जिले का ODOP बना दिया गया है और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो आप देखेंगे तो इसमें आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है कालीन निर्माण, ठीक है। भदोही में कालीन का बहुत बड़े स्तर पे निर्माण होता है और इसे हम कालीन नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में जो कौन सा शहर है जिसे हम कालीन नगरी के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है भदोही। तो ये याद रखिएगा, यहाँ के कालीन उच्च गुणवत्ता के होते हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक। और 16वीं शताब्दी से भदोही कालीन निर्माण में रहा है, आज भी बहुत प्रमुख स्थान है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए GI टैग, जैसे देखिए ये GI टैग है, कुछ फेमस GI टैग है, वो तो आपको पता होने चाहिए उत्तर प्रदेश के कि ये फेमस GI टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले के हैं। पर रिसेंटली जो रहते हैं एग्जाम में वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए
कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दे दिया गया। तो आप ये चीज नोट कर लीजिए कि ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए वॉल हैंगिंग, हस्त निर्मित दरिया, कैंची, हस्त निर्मित कालीन। तो हस्त निर्मित कालीन जो है वो कहाँ का हो जाएगा, वो हो जाएगा भदोही का, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब आप देखेंगे तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए वॉल हैंगिंग जो है वो गाजीपुर की है, हस्त निर्मित दरिया जो है वो मिर्जापुर का है, कैंची जो है वो मेरठ की है, और भदोही की हस्त निर्मित कालीन है। तो अगर इसमें आपको पता है कि हस्त निर्मित कालीन जो है वो भदोही की है, तो आपको देखना है जो 4 है इसमें, 4 का आंसर बी कहाँ है, यहाँ। तो अब आंसर जो ये दोनों है ये कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद किसी एक को आप और मिला लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो कैंची है वो मेरठ की है, तो आप देखिए तीसरे का आंसर जो है वो ए है, तो यहाँ पर मिल गया, ये आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसमें किसी एक को अगर आप पढ़ पाएंगे तो आप आंसर निकाल ले जाएंगे। मैक्सिमम 2 के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप श्योरली उस आंसर को सही टिक करेंगे, और इसमें अगर आपको 4 में से 2 आते हैं तो जरूर अटेम्प्ट करिएगा, वो क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो पीतल के बर्तन के लिए क्या प्रसिद्ध है, मुरादाबाद, ठीक, ये ध्यान रखिए। बाकी शहरों को भी पढ़ लेते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, सहारनपुर लकड़ी के बर्तन उद्योग, आगरा जो है वो मिर्जा खिलौना उद्योग है, ठीक है, और आप देखेंगे लखनऊ तो जरदोजी और चिकनकारी, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए अकबर ने इसका निर्माण प्रारंभ कराया था, पहला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देख रेख में शुरू किया गया था। तीसरा ऑप्शन है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसके वास्तुकार कौन है, ये किस नदी के तट पर स्थित है, इसका निर्माण किस राजा ने शुरू कराया था। तो इन तीनों को पढ़ना है, इसमें से आंसर ढूंढना है। तो देखिए इसके जो वास्तुकार थे, आगरा किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने शुरू कराया था, और यह यमुना नदी के तट पर था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो पहला और तीसरा हो जाएगा, ये गलत है, इसके वास्तुकार अब्दुल खान नहीं थे, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लीजिए। देखिए जनरली क्या होता है, ऑप्शन में गलत है, इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का ऑप्शन जब आता है तो हमसे वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो हर क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। देखिए इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। हो सकता है ये चारों सही हो तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। पढ़िए, यह बुलंद दरवाजे के बारे में ही पढ़ना है। बुलंद दरवाजे से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हैं, सही गलत ढूंढना है। यह मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, एक बात ये ध्यान रखिए। दूसरा, यह पेशावर पर अकबर की विजय की याद में बनवाया गया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। यह फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो अगर हम देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ, पेशावर की विजय नहीं थी। देखिए आइए समझते हैं। बुलंद दरवाजा देखिए उपलब्ध में ये था अकबर की विजय के उपलब्ध में गुजरात पर जीत, ठीक है, पेशावर नहीं, गुजरात पर जीत, इसीलिए गलत हो गया। बाकी यह मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था, सही है। या दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है, सही है। या फतेहपुर सीकरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। हमने बात की है कि कंप्यूटर पे आपको 15 क्वेश्चन मिलने हैं और हर टॉपिक से आप हमारी कंप्यूटर की क्लास देख सकते हैं कि कैसे पढ़ें कंप्यूटर को और हम कंप्यूटर को कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे 15 क्वेश्चन आने हैं टॉपिक वाइज। हमने बाइफरकेशन करके आपको बताया था अब तक PYQs में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हो उनको उसी सीक्वेंस में तैयार करिए, ठीक है, और यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर टूल को प्रोसेसिंग, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो IT के क्षेत्र में कम समय प्रभावी तकनीकी है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है वो कौन सी तकनीकी है जो यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगी वर्चुअलाइजेशन।
जो वर्चुअलाइजेशन है यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर संसाधनों का अमूर्त रूप, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन में परिभाषित किया जा सकता है। अब जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं तो हमने बोला था कि अमूर्त होते हैं, अमूर्त मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, मूर्त और अमूर्त। तो जो अमूर्त है उसका मतलब आप उसको छू नहीं सकते। तो हम ये बात करते हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं पर सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं, ठीक। यह वर्चुअल कंप्यूटर, हार्डवेयर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्क्स के वर्चुअल संस्करण बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, आईटी क्षेत्र में या कम समय में प्रभावी समाधान प्रदान करता है। अब हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैसा है, वो एक वर्चुअल स्पेस है जहां पर डेटा स्टोर है, जब भी आपको चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, आपको हार्ड ड्राइव में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो वो वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना, ठीक है। अब देखिए, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने, कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिस्ट जैसी तकनीकी का उपयोग कर रही थी। तो आपको पता है वो एप्लीकेशन थी आरोग्य सेतु, ठीक है। तो आरोग्य सेतु पे सभी को जाकर रजिस्टर करना था, वहां से आपको जो कोविड की वैक्सीन थी वो लग रही थी और उससे पूरा जो डेटा था वो सरकार को मिल गया कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगा ली है, कितने लोगों ने नहीं लगाई है, ये सारी चीजें आपको उसमें समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जहां मॉडल लेवल किए गए डेटा से सीखता है। तो अगर आप देखेंगे तो वो लर्निंग हो जाएगी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। उसका आंसर हो जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का ही एक प्रकार है। अब देखिए, मशीन लर्निंग आपका टॉपिक है, इसके अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में पूछ लिया, जहां एक मॉडल में लेबल किए गए डेटा सेट को प्रशिक्षित ट्रेन किया जाता है, यानी इनपुट के साथ साथ उसका सही आउटपुट भी दिया जा सकता है ताकि मॉडल सीख सके। तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपने गलत इनपुट दिया है तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं मशीन लर्निंग में, कि जैसा इनपुट सुपरवाइज लर्निंग, कि लर्निंग को सुपरवाइज करना, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को मॉनिटर करना, तो वैसे ही सुपरवाइज करना लर्निंग को। तो उससे क्या होगा, जो इनपुट के साथ साथ उसका सही आउटपुट भी दे सके, कि हम इनपुट अगर गलत दे रहे हैं तो वो हमें तुरंत अपडेट करे कि आपने जो डेटा दिया है इसमें ये फॉल्ट था। मान लीजिए आपको 10 मई से 20 मई तक का कोई डेटा क्रिएट करना, आपने 10 मई की जगह कुछ ऐसा डाल दिया जो कि बाद में आता है, मान लीजिए उल्टा लिख दिया या कुछ भी ऐसा लिख दिया, तो वो उस चीज को सुपरवाइज करके लर्न कर सके कि नहीं यार, यहाँ पर ये जो डेटा इन्होंने दिया है वो गलत हो गया, तो वो इनपुट को भी चेंज करने में हेल्प करे और उससे जो डिजायर्ड आउटपुट है वो सही मिल पाए, इसलिए, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का एक टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम इनपुट और आउटपुट को लर्न करके कैसे मैनेज करेंगे ये सीखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है। तो ई गवर्नमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी चीजें कर रही है वो ई गवर्नमेंट में आता है। अगर आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो बिजनेस से बिजनेस ये नहीं होगा, बाकी सब होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई गवर्नेंस हो सकता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस होता ही, आप देखते होंगे कि जो लोग भी मनरेगा और इन सब में काम करते हैं उनको डीबीटी होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, गवर्नमेंट टू बिजनेस भी होता है, ठीक। तो इसका आंसर बिजनेस टू बिजनेस, वो ई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है ना, गवर्नमेंट लिखा हुआ है। और बिजनेस टू बिजनेस तो हम बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, हम दोनों लोग के बीच में जो भी काम चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में चल सकता है, पर उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको ई गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नमेंट में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए, डिजिटल लेजर तकनीकी, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसमें आप देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। जैसे आप ये चीज ध्यान रखें, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग ई गवर्नमेंट में डिजिटल दस्तावेज, ईमेल, ई ट्रेडर आदि को सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ये दस्तावेजों की सत्यता और छेड़खानी से सुरक्षा करता है। जैसे आपका डिजिटल सिग्नेचर है, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, वो आपका सिग्नेचर देखेगा और वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये खुशबू श्रीवास्तव का डिजिटल सिग्नेचर है, ये डॉक्यूमेंट उनके ही है, तो ये वेरिफिकेशन हो गया, ठीक। तो डिजिटल जो सिग्नेचर है वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब हम आ गए अपने डीआई के सेक्शन में। अब हमने बात की कि जो लेखपाल का एग्जाम है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन आना है, पर जो लोअर पीसेस का एग्जाम है उसमें आपको मैथ्स और आपको रीजनिंग पढ़नी है।
जिसको हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस शाखा की बिक्री 2023 से 2022 की तुलना में सबसे अधिक बढ़ी है। तो अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये ब्रांचेस हैं B1, B2, B3, B4, B5। फिर आप देखिए 2022 में सेल है, यहाँ 2023 में सेल है। तो ये लिखा हुआ 80, 75, 95, 110, 70। यहाँ लिखा है 105, 65, 110, 125 और 95। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए B4 की बिक्री 2022 में 110 थी और 2023 में 125, यानी 15 की वृद्धि हुई या सबसे अधिक है। अगर आप देखें, देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देनी है कि जो ऑप्शन है वो हमें देखना है। देखिए मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए कि जो ऑप्शन है वो मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है 2023 में 2022 की तुलना में सबसे अधिक है। तो अगर आप देखें तो ये 105 था, ये 80, पर ये B1 है तो 105 और 80 ये हो गए 8, 2, 10, यहाँ पर 25 की वृद्धि हो गई, ठीक। ये 75 है, ये 65 है, यहाँ पे वृद्धि नहीं हुई है, हानि हो गई है। यहाँ पे 95 है और 110 है, तो आप देखेंगे 95 और ये हो गया 500 और ये 15 की वृद्धि हुई। 110 और 125, यहाँ पे भी 15 की वृद्धि हुई। 70 से 95 गए, 7, 2, 9, 25 की वृद्धि हुई। अब देखिए अगर यहाँ पर आप देखें तो B5 और जो B1 है, ये दोनों जो हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। अगर आप तुलना करेंगे तो 80 से 105 चले गए तो 25, 70 से 105 95 चले गए तो 25। इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन सही है और ये भी। एक बार इसको देख लेते हैं, किस शाखा की बिक्री 2023 में 2022 की तुलना में सबसे अधिक रही है। तो अधिकता यहाँ पे भी दिख गई, यहाँ पे भी दिख गई। ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि B1 और B5 दोनों में 25-25 वैल्यू बढ़ी हैं। अगर हम वैल्यू वाइज जा रहे हैं तो दोनों हैं, और दोनों ही ऑप्शन दिया है, तो आपको आंसर नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। दो ऑप्शन का ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो ये आप लगाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस शाखा की बिक्री 2023 में 2022 की तुलना में सबसे कम रही। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे कम किसकी रही है, यहाँ पर तो निगेटिव रही है ना। पहले 75 बेच रहा था, फिर 65 बेचा तो -10। इसका आंसर B2 हो जाना चाहिए, है ना। कि पहले हमने ज्यादा बेचा, फिर हमने कम बेचा, तो कहाँ वृद्धि हुई, कमी हुई। तो सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई, B2 में हुई, ठीक है। अगर आप फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, देखिए 2022 से 2023 तक किस शाखा की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो अगर हमें देखना है तो हमने देखा यहाँ 25 थी, यहाँ 25 थी, ये 15, ये 15 और ये -10। तो ये तो होगा नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो आपको चेक करना है। तो जिसका बेस, देखिए यहाँ से आप आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, जिसका बेस छोटा होगा, जब हम किसी छोटे नंबर से किसी को डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो बड़ा आता है, और जब किसी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट छोटा आता है। तो अगर हम 80 से डिवाइड करेंगे 25, अब जैसे आप ऐसे लिखेंगे 25 भागे 80 गुणे 100, ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर 25 भागे 70 गुणे 100, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी आएगी ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए सबसे अधिक ये, ठीक है। बाकी सब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में डिफरेंस निकाल रखा था। इसीलिए डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में आप जब भी सॉल्व करिएगा तो आप जो पहला क्वेश्चन है या दूसरा है या तीसरा है, उसकी वैल्यूज को, उसके डेटा को साफ सुथरा करके अच्छे से लिखिएगा रफ में, ताकि हम चौथे पांचवें क्वेश्चन में जाके उनको देख पाएं, ठीक। ये चीज ध्यान देनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 और 2023 दोनों वर्षों में किस शाखा की औसत बिक्री सबसे अधिक रही। औसत बिक्री सबसे अधिक रही। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे देख सकते हैं कि औसत बिक्री, तो दोनों को ऐड करिए और 80 + 105/2 ये करना पड़ेगा सबका ऐसे निकालते जाइए। तो सबसे ज्यादा किस में रहेगी, आप अगर अंदाजेंगे, देखिए ये आ गया आपका 102
ये आ गया 117। तो अगर आप देखेंगे तो जो आंसर है वो B4 हो जाएगा, क्योंकि B4 जो है इसमें देखिए वैल्यू 110 और 125, ये इसमें सबसे बड़ा है और ये इसमें सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़े हैं, अगर उनको जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू भी तो सबसे बड़ी ही आएगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें सिर्फ आपको ट्रेंड एनालिसिस करना था, वैल्यू एनालिसिस करनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी थी। तो हमने देखा B4 की सबसे ज्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सभी, अब बैठ के देखिए, ऐसे सॉल्व मत करने लगिए कि पूरा बैठ के एक एक वैल्यू निकाल लें, नहीं, वो जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना था, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, B4 की, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, B4 की। तो B4 में दो सबसे बड़ी वैल्यू है, उनको जोड़ लीजिए तो उनका एवरेज भी तो बाकी वैल्यू से ज्यादा ही आएगा। तो ये आ गया। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, यदि सभी शाखाओं की बिक्री 2022 और 2023 की कुल बिक्री को जोड़ा जाए तो कुल वृद्धि कितनी हुई। अगर आप देखेंगे, देखिए इसको पूरा जोड़िए और इसको पूरा जोड़िए और वृद्धि निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो 80, 75, 95, 110, 70, ये आ जाएगा आपका 430। और उसके बाद आप देखिए 2023 105, 65, 110, 125, 95, ये आ गया आपका 500। तो वृद्धि कितनी हुई, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस में हम 500 से 430 को घटा देंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, 70 का। वृद्धि 2022 में कुल प्रोडक्शन 2023 में कुल प्रोडक्शन से 70 कम है या 2023 70 ज्यादा है, तो यही हमें बताना था। इसमें ऑप्शन में 70 नहीं लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ई हो जाएगा, है ना। हाँ, आपका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलेंगे फिर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई भी प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।